सोच से होता है। उसके अंदर की सोच कैसी है, क्या वो मनुष्य है, क्या वो मनुष्य से नीचे गिर गया है या मनुष्य से ऊपर चला गया है। अगर वो थोड़ा ऊपर आ गया है मतलब वो योगी है। आज हम इसी श्रृंखला में जो मुझे टॉपिक दिया गया है, जो मेरे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप सीखेंगे कि मानव शरीर के अंदर जो भोजन खाया जाता है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जिस भोजन को खाते हैं, क्या वो सही रूप में हमारे शरीर को प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इस दिशा की तरफ आपके ज्ञान को ले जाएगा। और टॉपिक है सप्त धातु, पथ्य अपथ्य, आहार विहार, प्राकृतिक चिकित्सा, हमारा औषधालय, हमारा रसोई घर। इन मिले जुले टॉपिक को हम 2 दिन में कवर करेंगे। कुछ आज होगा और कुछ कल होगा। आपको कुछ भी प्रकार के प्रश्न या कुछ न समझ में आए तो अंत में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप कभी भी पूछ सकते हैं। आप जिन लोगों के साथ घिरे हैं, जिनके साथ बैठे हैं, वो सब ज्ञानी हैं। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर सबसे मिल जाएगा। परंतु हाँ, आज जो सेवा है उसके अंतर्गत मैं आपको जो चीजें बहुत क्लियर करके बताऊंगी वो है सप्त धातु। ईश्वर की उपस्थिति, स्वामी जी की उपस्थिति कार्य को सफल बनाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बौद्धिक सत्र की, जिसमें आप पढ़ेंगे सप्त धातु। सप्त धातु संस्कृत वर्ड है, जिसमें बहुत सिंपल सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, सप्त और धातु। धातु का मतलब होता है तत्व, सप्त का मतलब होता है सात। जब भी हम किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, खाया गया भोजन जब पचता है और अपने पचनशील प्रोसेस के दौरान जिस रूप में वो परिवर्तित होता है, वह उसका धातु रूप होता है। अब वो सप्त क्यों कहलाता है? क्योंकि वो 7 प्रकार से, जैसे इनिशियली आरंभिक रूप में उसे जिस रूप में कार्य करना होता है तो वो उस रूप में कार्य करता है, तो उसका नाम अलग हो जाता है। ऐसे ही क्रमशः वो आगे की तरफ रस बढ़ता जाता है, उसके कार्य करने और उसके अंदर जो उसकी प्रकृति है वो परिवर्तित होते जाती है और उसका अलग अलग नाम हो जाता है। इसी श्रृंखला में इन्हें नाम दिया गया है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करने वाली धातु होती है। हमारे शरीर का निर्माण ही होता है इन सारी चीजों से। तो सामान्य रूप में अगर आप परिभाषा देखना चाहेंगे सप्त धातु की, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया भोजन जब पचने के बाद, पाचन और पोषण अभिशोषण की प्रक्रिया के बाद जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद वो जिस रूप में परिवर्तित होता है, वह रूप उसका धातु का रूप होता है। और ये धातु हमारे शरीर के निर्माण में अति आवश्यक होती है। खाया गया भोजन 2 प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण भोजन पचता है और उसका जो मुख्य भाग होता है, जिसे कि हम सार कहते हैं, वो अलग हो जाता है, और उसका जो अपशिष्ट या टॉक्सिक या वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे हम मल कहते हैं, वो अलग हो जाता है। इस प्रकार सप्त धातुओं से एक मल बन जाता है और सप्त धातु अपने आप में एक सार होती है। अब इन सप्त धातुओं को आप एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी धातु कौन सी होती है। सबसे पहले सप्त धातु में से पहली धातु का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं रस धातु। रस धातु का मतलब होता है कि भोजन पचा और उसका भोजन रस बना। अब इस भोजन रस बना हम जब सुनते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है, जब भोजन से भोजन रस का निर्माण होता है तो अग्नि की क्रिया के फलस्वरूप उसका परिवर्तन होता है। क्योंकि जिस भोजन को आप खाते रहते हैं वो तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी इस टाइप के रूप में होता है। अंदर जाने के बाद संपूर्ण भोजन एक लुगदी के रूप में हमारी आंतरिक स्टमक, जो हमारी पाचन ग्रंथि ऑर्गन है, उसके द्वारा वो एक लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद उसका रस अलग हो जाता है, जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उस समय उनका रूप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल और विटामिन के रूप में होता है, और इनके भी सूक्ष्म भाग के रूप में होता है। इसमें भी आगे जाएंगे तो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है और फैट फैटी एसिड से बना होता है। तो इसके सूक्ष्म रूप में टूटता जाता है और उसके बाद एक व्हाइट तरल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कहलाता है हमें रस धातु। अब इस रस धातु से क्या होता है? सबसे पहले रस धातु से आगे जाने के बाद अगली जो धातु है, जिसे हम कहते हैं रक्त धातु, उसका ये निर्माण करता है। सबसे पहला काम कि शरीर के अंदर पचा हुआ भोजन हमारे अंदर रक्त धातु का निर्माण करता है, और इस रस धातु को, जिसे हम भोजन रस कहते हैं, इसकी जो प्रकृति होती है
वो कफ प्रकृति का होता है, एकदम सफेद होता है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे शरीर को एक आधार और एक पोषण प्रदान करते हैं। अब जब जिसके व्यक्ति के अंदर अगर ये रस धातु होता है तो उसके शरीर के अंदर एक चमक होती है, उसके शरीर सॉफ्ट होता है, उसके शरीर के अंदर एक गतिविधियां संपूर्ण रूप से ऐसे चलती है मानो शरीर एक मशीन होगा। उसे के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती अगर किसी व्यक्ति का भोजन रस बराबर मात्रा में बन रहा है। बराबर मात्रा में मतलब जो भोजन आप खा रहे हैं उसमें से पूरा रस अगर निकल जा रहा है और मल निकल जा रहा है, सुबह आपका पेट साफ हो जा रहा है, इसका तात्पर्य है कि आपके शरीर में अग्नि बराबर है और आप रस का निर्माण कर पा रहे हैं। और वो पहली है रस धातु जिसके द्वारा हमारी अगली धातु का पोषण होता है। और इस रस धातु में जो भी तत्व होते हैं वो आगे जाकर आपके शरीर से जो उत्पन्न होती है उन सारी चीजों को वो अगली धातु के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो हमारे शरीर से निकला गया रस हमारे शरीर को संपूर्ण स्निग्धता प्रदान करता है, शक्ति देता है, ओजस देता है और हमारा शरीर बहुत अच्छे से हमारे हर कार्य के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये रस हमारे धातु का जो कार्य होता है वो हमारी सबसे पहली जो कार्य होता है हमें तृप्ति प्रदान करती है। अगर हमने खाना देखा, मुंह में रस आया और हमने उस खाने को खाया और हमें संतुष्टि मिली, तो इस रस का काम होता है हमें तृप्त करना, संतुष्ट करना और उस संतुष्टि के साथ साथ हमें एक प्रसन्नता या खुशी हमारे अंदर अपने आप दिखने लगती है। अब हमने रस धातु पढ़ी, धातु की परिभाषा देखी, रस धातु के कार्य देखे। अब किसी भी व्यक्ति का अगर कार्य होता है, अगर वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा तो जरूर कोई प्रॉब्लम आएगी, या वो व्यक्ति ज्यादा कार्य करेगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर रस धातु बढ़ गई तो हमारे शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है। जी मिचलाना, शक्ति कम होना, उल्टी लगना या सांसों का उखड़ना और खांसी आदि रोगों की अधिकता पाई जाती है जब रस धातु शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और ठीक इसके विपरीत जब रस धातु की कमी होने लगती है तो मुंह सूखने लगते हैं, थकान हो जाती है, कमजोर हो जाती है, चक्कर आने लगता है। और उसके बाद की जो 6 की 6 धातु होती है, रक्त, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये अपने आप ही कम होने लगती है। तो सारी सब प्रकार की बीमारियां हमें होने लगती है। तो सबसे प्रमुख धातु है हमारी शरीर की रस धातु, जिसके द्वारा अन्य धातुओं का निर्माण होता है। फिर ये अन्य धातु हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और हमारा शरीर बराबर ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास हमारे शरीर कर पाता है। हम एक अच्छा सामान्य जीवन जी पाते हैं जिसमें बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं होती। क्लियर हो रहा है आपको? अब रस धातु के बाद दूसरा धातु होता है रक्त धातु। अब रक्त धातु जैसे कि नाम से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि रक्त हम खून को कहते हैं। इस प्रकार से जो भोजन हमने खाया, पचा, उसमें से रक्त का निर्माण हुआ। और जब रक्त का निर्माण होता है तो इस स्थिति में जो जो कार्य करता है जो धातु, उसका रंग लाल होता है और उस व्यक्ति में पित्त की अधिकता होती है। उसके शरीर में एक चमक और तेज होता है, ये अग्नि से प्रभावित होता है। ये पंच धातु पंच महाभूतों से बनते हैं। अब पंच महाभूत क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा। पंच महाभूत होते हैं अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये पंच महाभूत होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य शरीर पंच महाभूतों का पुतला है। पंच महाभूत कौन से हुए? ये मिट्टी जो है जिसे हम नाम देते हैं धरती, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पंच महाभूत हैं। और इसी धातुओं में क्रमशः इन्हीं चीजों की अधिकता और न्यूनता इसको आगे अलग अलग कार्य के लिए प्रेरित करती है। कहीं वायु की अधिकता होती है, कहीं जल की अधिकता होती है, कहीं अग्नि की अधिकता होती है। इस हिसाब से हमारे धातु आगे की हमारे शरीर को पोषण और कार्य का काम करते हैं। तो दूसरे रक्त धातु कैसे बनता है? जब रस धातु बनती है, रस धातु के द्वारा रक्त का निर्माण होता है। इसी रक्त को हम रक्त धातु कहते हैं। और रक्त का शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, वे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हृदय को रक्त देते हैं, शरीर में रक्त की कंसिस्टेंसी को बना के रखते हैं, हमारे शरीर की त्वचा को, आंखों को, सारे ही अंगों को जो जहां जहां पर ब्लड वेसल्स जाती है उन्हें पोषण प्रदान करने का काम रक्त के द्वारा होता है। रक्त परिवहन के द्वारा हमारे शरीर को वह भोजन जो हमने खाया था रक्त के रूप में पूरे शरीर में
प्रभावित करके मिल जाता है। अब से जैसे हमने रक्त रस धातु की अधिकता और कमी के बारे में देखा था कि किस तरीके से रक्त कम होने पर हमारे शरीर की स्निग्धता, चमक और पानी, जिसको कहते हैं ना इसका पानी कम हो गया, अगर किसी के फेस में चमक नहीं होती तो कहते हैं कितना पानी है इसके फेस में, चेहरे पर। गांव के लोग कहते थे देखो चेहरे में कितना पानी आ गया, मतलब वो सुंदर है, वो स्वस्थ है। ऐसे ही रक्त होने से भी हमारे शरीर में तेज आता है, आंखों में चमक आती है और किसी भी प्रकार की बीमारी हमें अचानक से नहीं लगती, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ जाता है। तो रक्त धातु की अगर कमी हो जाती है तो कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर, स्किन डिसीज, बालों का झड़ना, ये सारी चीजें हैं होती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अलग अलग रूपों में परेशान रहता है और डॉक्टरों के पास जाता रहता है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी उसे स्किन संबंधी प्रॉब्लम होगी, कभी पेट की समस्या होगी, पर मुख्य क्या है, वह रक्त जिसमें संपूर्ण पोषण भरा हुआ था, रक्त धातु उसमें नहीं आई या कम आई, इस वजह से उस शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ रक्त धातु के बाद बनने वाली जो अगली धातु है वो है मज्जा धातु, तो मज्जा धातु का पोषण या निर्माण नहीं हो पाता है। इस तरीके से रक्त धातु हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक एक अंग होता है। तीसरी मांस धातु अर्थात हमारी मसल्स का निर्माण करने वाला वह भोजन रस जब मसल्स के निर्माण के लिए सहायक होता है तो हम उसे कहते हैं मांस धातु। खाना पचा, रस बना और उसके बाद रक्त में जाने के बाद आगे की तरफ वो जाता है हमारे शरीर निर्माण के कार्य को करने के लिए, जब वो सक्षम हो जाता है, जिसमें कि उसका कुछ रूप परिवर्तन होता है, जो आगे आपको धीरे से समझ में आएगा जब आप आगे इसमें पढ़ेंगे तो, कि किस तरीके से एक रस मांसपेशियों में बदल जाता है। अगर सामान्य शब्दों में समझते हैं तो जो आपने प्रोटीन खाया, जिस प्रोटीन से रस बना, वो आगे जाने के बाद यही प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स या मांसपेशियों का जब निर्माण करता है, तब वो अपने इस रूप में होता है जिसे हम मांस धातु कहते हैं। खाना वही है, पचा वही है, लेकिन उसका रूप जहां वो एक और रक्त का काम कर रहा था, आगे जाने के बाद वही रक्त के साथ मांस जब निर्माण करेगा तो हम इसे कहेंगे मांस धातु। अब मांस धातु अगर कम हो जाती है किसी के में, अगर ये धातु पूरी तरह नहीं बनती या किसी प्रकार की कोई भोजन में कमी होती है, अगर आपने प्रोटीन कम खाया है, दाल, दूध, दही, पनीर, ये सब चीजों की अगर बहुत ही कमी कर रखी है आपने, तो मांस धातु को निर्माण में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसके लक्षण आपको दिखने लगते हैं कि आपके शरीर का वजन कम हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, शरीर में से कोई भी तेज नहीं निकलता, बहुत झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है, आंखों के नीचे काला पड़ जाता है और आपके शरीर में एक जितना आपकी हड्डियों को बल के लिए मांस की जरूरत थी वो नहीं मिल पाती, इस वजह से आपके वजन भी कम हो जाता है और शरीर साथ ही साथ उसके अंदर जो फैट सेल होती है उनका निर्माण नहीं हो पाने के कारण और मांस धातु की कमी के कारण आपके आगे की जो मेद धातु है उसका निर्माण नहीं होता और जीर्ण शीर्ण और दुबला पतला बीमारियों से युक्त शरीर दिखने लगे, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी मांस धातु का निर्माण बराबर नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की आपके शरीर में दिक्कत आ रही है। और सेम ऐसे ही होता है कि अगर मांस धातु अच्छे से बन गई, आपने बहुत अधिक अपने भोजन का संतुलन नहीं रखा और मांस धातु संबंधी निर्माण की जो भोज्य पदार्थ है उनका अधिकाधिक सेवन कर लिया है, उसके बाद क्या होता है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा मसल्स आ जाते हैं। आपको लगने लगेगा कि आपका शरीर बहुत तुलतुला हो गया है, शरीर में बहुत ज्यादा मांसपेशियां हो गई हैं, आपका वजन बढ़ गया है और शरीर का अनुपात या बीएमआई जिस अनुपात में होना चाहिए था उससे कई ज्यादा हो गया है। ऐसे समय को माना जाता है कि मांस धातु की अधिकता की वजह से आपका शरीर बेडोल हो जाता है, जांघें बहुत ज्यादा फूल जाती है, हाथ और बाहों का अनुपात बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कलाई बहुत छोटी हो जाती है लेकिन हाथ बहुत तुलतुले हो जाते हैं। तब आप अपने भोजन में थोड़ा सा मांस धातु संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ है उनको कम करके अन्य भोज्य पदार्थों को बढ़ा देंगे तो आपके शरीर में वापस से मांस धातु का शेप आ जाएगा। अगली धातु होती है मेद धातु। मेद धातु में क्या होता है कि आपकी जो मांस धातु बनने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है, जब आपके भोजन रस के द्वारा फैट या चर्बी का निर्माण करता है, ये हमारी मेद धातु के द्वारा होता है। धातु वही है, सप्त धातुओं में नाम जो रस है रस ही रहता है, पर उसके कार्य अलग हो जाता है, उसके अंदर की उसकी प्रकृति बदल जाती है। जब वो फैट का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं मेद धातु। मेद धातु से तात्पर्य यही है हमारे शरीर में संपूर्ण फैट और हमारे शरीर की हर त्वचा के नीचे
आपको जगह जगह फैट दिखेगा ही, क्योंकि फैट के बिना हमारा शरीर एक स्थायी शरीर अपना शेप को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर में जितनी मात्रा में हड्डी चाहिए, मांस चाहिए, उतनी मात्रा में हमारे शरीर के नाजुक अंगों के लिए हमें मेद धातु की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेद धातु चिकनाई प्रदान करता है। हड्डियों के अंदर घर्षण की क्रिया जब ज्यादा होती है, उस समय देखा जाता है कि व्यक्ति अगर बहुत कम फैट खा रहा है तो उसके अंदर मेद धातु कम होती है, तो उसकी हड्डियों में घर्षण होता है। उसका शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण और हड्डियों के अंदर कोई सपोर्ट न होने की वजह से वो ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, तो उसके अंदर स्थिरता नहीं होती और उसके शरीर में शक्ति कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो मेद धातु एक सीमा तक हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, गर्माहट प्रदान करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर मेद धातु कम है तो आपके शरीर का टेम्परेचर, आपको बहुत जल्दी सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी, और आपके शरीर के नाजुक अंगों को सहारा देने के लिए आपको बार बार उन चीजों के लिए एफर्ट करना पड़ेगा कि मुझे कोई भी होने वाली बीमारी बहुत जल्दी तो नहीं हो जा रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेद धातु अधिक हो जाती है तो आलस्य आ जाता है, शरीर बहुत भारी हो जाता है, जगह जगह पर शरीर सुन्न भी हो जाता है, और आपके शरीर का जो आकार है वो एकदम से बढ़ने लगता है। शरीर आपका जो मज्जा धातु थी उसमें और मेद धातु में अगर आप अंतर स्थापित करना चाहें, तो जो मज्जा धातु की अधिकता से बना हुआ शरीर भारी रहेगा, ठोस रहेगा, और आपकी मज्जा धातु से अधिकता से बना हुआ शरीर ठोस नहीं रहेगा, हल्का सा स्पॉन्जी या फुला हुआ रहेगा। क्योंकि जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है, हमारे सेल्स के ऊतक के अंदर ये चर्बियां भर जाती है, तो शरीर ऐसा फूलने लगता है कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मेरा शरीर फूलता जा रहा है, मेरे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। ये इसके मुख्य सिम्टम्स है, और इसमें आपको आलस्य लगेगा, थकान लगेगी, और आपका शरीर बहुत, आपको अंदर से बहुत कमजोरी लगेगी। आप एक रोटी भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, तो भी आपको लगेगा कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है। जबकि मज्जा धातु में आपके अंदर शक्ति रहती है, शरीर भारी जरूर होता है, पर आपके अंदर स्टेमिना, हेल्थ और इम्यूनिटी पावर रहता है, जो कि इस जगह पर नहीं रहता। कब? जब आपके शरीर में मेद धातु की अधिकता होती है। अब यही मेद धातु आगे जाकर अस्थि धातु का पोषण करता है। आगे जाने के बाद इसी रस के द्वारा हमारे शरीर को जो ढांचा प्रदान किया जाता है, हड्डियों के द्वारा उस हड्डी का निर्माण होता है। इसी हड्डी के निर्माण के द्वारा हमारा शरीर खड़ा रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर सब कुछ हो और हड्डी न हो तो शरीर नहीं चलेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। हड्डी या अस्थि हमारे शरीर के ढांचे का मुख्य आधार होता है। इसी अस्थि की सहायता से हमारे नाजुक अंग एक डब्बे की तरह बंद रहते हैं, बाहर के धक्के से हमारा नाजुक अंग बचा रहता है, और बाहर की तरफ हमारी ब्लड वेसल्स और मांसपेशियों के लिए एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए अस्थि धातु की हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और अस्थि धातु के बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम आती है कि वो हमारे शरीर का आकार बहुत तेजी से, हड्डियों का आकार बढ़ने लगता है, कभी कभी हड्डियां मुड़ जाती हैं, खड़े होने पर, टखने पर आदि पर दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये हड्डी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने भोजन में थोड़ा सुधार करके अस्थि धातु की कमी करनी चाहिए। सामान्य रूप से बहुत अधिक नाखूनों का बढ़ना, दांतों का असामान्य रूप से बढ़ना, बाहर को निकलना, दर्द, अस्थियों में दर्द, अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सारे मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं जब अस्थि धातु की अधिकता हो जाती है। और इसके विपरीत अगर अस्थि धातुओं की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और हमारे शरीर में अस्थि धातु की कमी होने पर रूखापन, बालों में रूखापन, और स्किन में भी कोलेजन की कमी हो जाती है। स्किन भी हमारी फटी फटी सी रहने लगती है, स्किन के बीच में जो होता है गैप बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हमें अस्थि धातु पर भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में उन चीजों का एक संतुलन हो, और यही अस्थि धातु आगे जाकर मज्जा धातु का निर्माण करती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मज्जा मतलब अस्थि मज्जा, अस्थि के अंदर रहने वाला एक लिक्विड, इसका निर्माण होता है जो कि अस्थि को पोषण देता है। ये पूरे शरीर में हमारी अस्थि को आधार प्रदान करता है। अस्थि के अंदर बहुत बारीक छेद होते हैं, पोरस होता है अस्थि, ऊपर से हड्डी मजबूत होती है, पर अंदर की तरफ अगर अपन देखें तो उसमें छेद होते हैं, और इन छेदों के बीच में ये मज्जा
घूमती रहती है, जिसमें आगे की तरफ वो पोषण देने लगती है और इसी मज्जा के द्वारा आगे शुक्र का निर्माण होता है। अगर मज्जा धातु से तात्पर्य सामान्य रूप से अगर समझना चाहे तो जिसको आप कहते हैं बोन मेरो, ये मज्जा हुआ जो रस के द्वारा बनता है। आगे जाकर ये पूरे हड्डियों के बीच में चिकनाई का काम करती है, हड्डी को मजबूती देती है, हड्डी को पोषण देती है, हड्डी को जीवन देती है। मज्जा धातु की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है और शरीर पे बहुत बड़े बड़े फोड़े फुंसियां भी निकलने लगते हैं। इस रोग के लक्षण है ज्यादातर बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, इन सब चीजों के से आप बचे रहते हैं अगर आपने मज्जा धातु को बराबर अपने शरीर पर मेंटेन करके संतुलन करके चले गए हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटिस अर्थराइटिस, हाथ पैर की में दर्द, हड्डियों का कमजोर होना, टेढ़ा होना, ज्वाइंट का फूल जाना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा होना, ये सामान्य से चीजें जनरली दिखती है तो समझा जाता है कि बोन मेरो में या मज्जा धातु में कहीं ना कहीं कमी आई है। अब यही मज्जा धातु आगे जाकर हमारे अंतिम सप्त धातु जिसे हम शुक्र कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। जैसे कि रस धातु थी सफेद रंग की, ऐसे ही शुक्र धातु भी सफेद कलर की लिक्विड द्रव्य होती है। इसके द्वारा इसका सीधा संबंध हमारे प्रजनन संबंधी कार्य से होता है, प्रजनन की क्रियाओं से होता है। प्रजनन संबंधी जो लिक्विड होता है, सीरम होता है, इन सब चीजों से होता है। प्रजनन के टिश्यू होते हैं। एक व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए तभी सक्षम होता है जब उसके शरीर में शुक्र धातु की संतुलन हो। इसकी अधिकता और इसकी कमी से भी कई प्रकार के रोग दिखते हैं। इसकी कमी होने से हमारे शरीर में प्रजनन संबंधी क्षमता कम हो जाती है और इसकी कमी होती है तो हमें प्रजनन की सेक्स संबंधी इच्छाएं हमारी कम हो जाती हैं और हमारी संतुष्टि की भी जो मात्रा होती है उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। और ये शुक्र हमें नए जीवन के उत्पन्न करने के लिए, जीवन देने के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, हमारे शरीर को एक ओज देने में सहायक होता है। अगर शुक्र धातु की कमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे चेहरे के अंदर, हमारी आंखों पे उस ओज की धीरे धीरे कमी आने लगती है और हमारे शरीर पर हमारे अपने उम्र से भी ज्यादा उम्र के हम दिखने लगते हैं। तो शुक्र धातु की कमी की वजह से और अधिकता की वजह से भी हमें उसी प्रकार की समस्या आती है जैसे कि अन्य धातुओं की कमी की वजह से आती है, जिसमें सामान्य रूप से जो है कमी नजर आती है शुक्र की, तो मुख का सूखना, चेहरे का सूखा दिखना, स्किन का ड्राई होना और इम्यूनिटी पावर का कम हो जाना। होने वाली समाज की किसी भी बीमारियों को तुरंत हमारा शरीर एक्सेप्ट करने लगता है क्योंकि शक्ति हमारी क्षीण हुई है। और इसकी अधिकता की वजह से भी कई प्रकार की हमें दिक्कत आती है, जिसमें मुख्य रूप से होता है अत्यधिक काम भावनाओं की इच्छा और हमारे शरीर में अग्नि का तेज होना, पित्त का बढ़ जाना या गुस्से आदि का बहुत अधिक प्रभाव हमारे शरीर के अंदर दिखने लगता है जब शुक्र धातु की अधिकता हो जाती है। तो इन सप्त धातुओं की अधिकता और कमी से लगभग सभी प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सप्त धातुएं हमारे शरीर में एक संतुलित मात्रा में हो। जैसे कि खाने की मात्रा या खाना हमारा अगर संतुलित रहता है तो हमारी सप्त धातुएं भी संतुलित रहेंगी। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं, जो हमारे शरीर में इन सप्त धातुओं को निर्माण में सहायक होते हैं, उनकी भी हमारे भोजन में संतुलित उपस्थिति अति अनिवार्य है। तभी जाकर हम अपना संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो ये आपने अभी सुना कि सप्त धातु क्या होती है। फिर भी उसका एक शॉर्ट में मैं बताऊं, फिर आपको कुछ लगे तो आप बिल्कुल पूछिएगा। जो रक्त होता है उसमें पानी, पंच महाभूतों में से जल की अधिकता होती है, रक्त में अग्नि की अधिकता होती है, मांस में कफ दोष होता है और मांसपेशियों में मतलब इनमें कुल मिलाकर जो पंच महाभूत है उनकी अलग अलग मात्रा इन्हें अलग अलग कर्म करने की तरफ प्रभावित करती है। कहीं इनको वायु और जल होता है, कभी जल ज्यादा, कभी अंतरिक्ष, कभी जल, कभी कफ। इन सब चीजों से मिलकर एक रस इन 5 भागों में बढ़ जाता है और अलग अलग कर्म को करने के लिए हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। और सप्त धातुएं हमारे शरीर की अत्यंत ही आवश्यक वो अंग है जिसकी सहायता से हमारा शरीर का निर्माण होता है। भोजन के खाने के बाद बनने वाला यह रस हमारे शरीर को स्वास्थ्य और एक आयु और स्वस्थ और
हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करता है। एक अच्छे जीवन के लिए हमारे शरीर में सप्त धातुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। सप्त धातु आप सबको क्लियर हुई क्या होती है और कितने प्रकार की है? कोई एक अगर चाहे तो माइक खोल के बता सकते हैं। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? जी हाँ, क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक शब्द मैंने यूज किया था इसमें, अग्नि। अग्नि की क्रिया के द्वारा, वो बिल्कुल 2 लाइन में आप उसको समझिए ताकि वो आपको आगे के लिए क्लियर हो, क्योंकि आप किसी और को भी, आप भी यही काम करेंगे आगे जाकर इस ज्ञान को बढ़ाने का। तो जो अग्नि की क्रिया होती है वो क्या होती है? अग्नि की क्रिया होती है, जठर अग्नि से शुरू होती है। अग्नि की क्रिया से तात्पर्य है कि जब भोजन रस बना, जब भोजन पचा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुआ और मेटाबॉलिज्म के लिए जब वो अंदर आता है, तो वहां पर उसके धातु में परिवर्तन करने के बीच का एक पीरियड होता है जहां पर अग्नि या अत्यधिक ताप की वजह से वह भोजन रस इस धातु में परिवर्तित होता है। ठीक है? जब भोजन रस शरीर के उपयोग के लिए धातु में कन्वर्ट होता है तो उसे अग्नि द्वारा एक स्टेप से आगे गुजरना होता है। यह क्रिया कहलाती अग्नि की क्रिया, जिसमें से आप हमेशा सुनते होंगे अग्नि, जठर अग्नि उसमें से मुख्य है। जठर अग्नि से अर्थात हमारे पेट के अंदर जठर में उत्पन्न होने वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो गर्म जगह है, जो कि हमारा ये मणिपुर चक्र के आसपास होता है, इसे हम जठर अग्नि कहते हैं। और इस तरीके से मुख्य रूप से अगर आप सुनना चाहें तो 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पहली होती है जठर अग्नि, फिर 5 पंचभूत अग्नि और 7 होती है 7 धातु अग्नि। ये 13 प्रकार की अग्नियों के द्वारा धातुओं का निर्माण होता है। सामान्य भोजन जब अग्नि में परिवर्तित होता है, धातु में तेरह बताई थी जरा, एक जठराग्नि और आगे और कौन कौन सी बताई जरा बता दीजिए। एक जठर अग्नि होती है, दूसरी होती है 5 भूत अग्नि और तीसरी है 7 धातु अग्नि। अब इसको याद करने के लिए सिर्फ आप ऐसा 5 महाभूतों के नाम याद कर लीजिए, जो कि होते हैं वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी। अब जो अग्नियों के नाम होते हैं वो भौम अग्नि, आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, वायु अग्नि, आकाश अग्नि, है ना। इसलिए खाली सिंपल जानकारी के लिए 5 भूत अग्नियां। अब ये उसके बाद है 7 धातु अग्नि। अब 7 धातुओं के जो नाम है रस अग्नि, रक्त अग्नि, मंसा अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि। ये जब जब जिस स्थानों से होकर गुजरती है तो ये इस उसी अनुरूप कार्य करती है और उसी अनुसार उसी अंग में इसका नाम पड़ जाता है और ये पर्टिकुलर उसी अंग की जरूरत होती है। बहुत सिंपल है। जिस प्रकार की जठर अग्नि अमाशय या पेट में होती है, वैसे ही 5 भूत अग्नियों वाला काम लीवर में होता है और 7 धातु अग्नियों वाला काम लीवर से और आगे की तरफ उस अंग के पास होता है जहां इसकी जरूरत होती है। 5 भूत अग्नियों के लीवर में जो काम होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। जहां वो आप लीवर में चली गई, पचा हुआ भोजन पचा, डाइजेशन हुआ, भोजन रस बना और लीवर में गया, वहां से जहां जिस प्रकार की धातु की जरूरत होती है वो वहां से आगे की तरफ बनकर भेज दिया जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर 7 धातु अग्नि है तो सातों को ही हमें पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। धातु हमारे शरीर का पोषण करते हैं और ये धीमी 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 आगे बढ़ने लगते हैं और इसके द्वारा हमारे अति महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अगर साइंस की भाषा में आप इसे समझना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है कि आपका भोजन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के लिए जब क्रेब चक्र में चला जाता है तो जो क्रेब चक्र होता है जहां पर की ऊर्जा का निर्माण होता है, एक अणु हाइड्रोजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा निकलती है और इस क्रिया को ही हम अग्नि की क्रिया कहते हैं। और जब जिस अंग में जहां पर उस चीज की जरूरत होती है, उस धातु रूप की जरूरत होती है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम अभी बोल नहीं सकते कि हमारे शरीर में किस धातु की आवश्यकता होगी। सिंपल सा उदाहरण है, अगर मेरे अंदर मैं बहुत चल रही हूँ, मैं बहुत दौड़ रही हूँ या मैंने बहुत ज्यादा प्रोटीन या कैल्शियम नहीं खाया है तो मेरे शरीर को आज की रात अस्थि धातु की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि शरीर में नहीं है, भोजन में नहीं है, उसे कहाँ बनाना है। तो वो जैसे ही जो भोजन रस आया है वो हड्डियों के पास जब वो भोजन रस जाएगा तो वहां से अस्थि धातु का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। क्लियर हुआ? जैसे मांस की जरूरत है, मैंने प्रोटीन नहीं खाई और मेरा हाथों में लगी हुई है, मेरे मसल टूटे हुए हैं और वहां पे मांस बन जाएगा। तो जिस जगह पर जब हमें जिस धातु की जरूरत होती है
उस धातु का निर्माण होता है, तो उस दौरान जिस अग्नि की, गर्म की या जिस एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, जहां पर एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं, तो ये हमारे शरीर में एक अग्नि प्रदान करते हैं। अग्नि से तात्पर्य है रूप का परिवर्तित होना। जैसे सोना अग्नि में तपाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भोजन रस में से मल जो होता है, वो अशुद्धि जो होती है जलकर भस्म हो जाती है और उसका ऊर्जा का रूप परिवर्तन के साथ आगे की तरफ शरीर में भेज दिया जाता है। अग्नि शब्द इसमें आता है धातुओं में, इसलिए पढ़ाया, आपको अलग से कोर्स में नहीं है, पर हाँ जानकारी रखना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं धातुओं का निर्माण होता है, तो एक सिंपल सा प्रश्न होता है, कैसे निर्माण होता होगा? अग्नि की क्रिया के द्वारा भोजन रस धातुओं में कन्वर्ट होता है। अभी क्लियर है आपको? अब एक शब्द आया था ओजस। ओजस से मतलब होता है शरीर में तेज। जब आपके सप्त धातुओं का निर्माण व्यवस्थित चल रहा है, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा बन जाती है। यही अग्नि की क्रिया के द्वारा जब ऊर्जा बनती है, तो हमारे संपूर्ण शरीर से वो ऊर्जा प्रभावित होती है, आंतरिक रूप में भी और बाह्य रूप में भी, और हमारे शरीर को एक तेज या हमारे शरीर को एक बल प्रदान होता है, जिसको देख के लगता है कि ये व्यक्ति के अंदर इतना तेज है। उसके अंदर आलस्य, क्रोध, ये सब नहीं दिख रहा है, विकारों से वो व्यक्ति रहित है। तो समझिए कि उसके अंदर ओज या ओजस इतना है कि वह अपने विकारों को स्वयं ही दमित कर सकता है, और उसके अंदर इतनी शक्ति और बल है कि वो अपने आराम से बोल जल्दी जल्दी लिखाई नहीं जाता कुछ। अच्छा ठीक है जी। तो हमारे शरीर में जो ओज होता है, इन सप्त धातुओं के द्वारा ही हमें मिलता है, और ये जो ओज होता है, ये हमारे शरीर के अंदर भी बहता है और बाह्य रूप में भी हमें दिखाई देता है। देखने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ओज है, बहुत तेज है। जैसे महात्माओं को, योगियों को और स्वामी जी को हम देखते हैं तो उनका माथा चमकता है। ये यही चीज है, यही सप्त धातु जो आपके भोजन के द्वारा निर्मित हुई और आपके शरीर को एक तेज ऊर्जा और बल प्रदान कर रही है, जो आपका मानसिक बल कहलाता है। भोजन हमें शारीरिक बल देता है, लेकिन ओज हमें मानसिक बल देता है। कई काम हम शरीर के बल से करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं शरीर को भी कार्य में लगाने के लिए हमें अपने मानसिक बल की आवश्यकता होती है, और ये मानसिक बल हमें प्राप्त होता है भोजन रसों के द्वारा। जब शरीर में संपूर्ण, तभी स्वामी जी कहते हैं अग्निसार की क्रिया करो, शरीर की एक्सरसाइज करो, शरीर को जितना ज्यादा योग करेंगे, आसन करेंगे, तप करेंगे, आपके अंदर इन धातुओं का सही उपयोग होगा और शरीर को बल प्रदान होगा। तो ये सप्त धातु, अग्नि और ओज, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, मैं समझ रही हूँ। और समय अभी 15 मिनट है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेकेंड टॉपिक, कल के लिए 2 छोड़ते हैं। भोजन में से पथ्य अपथ्य बहुत सिंपल है, सामान्य रूप से सबको इसकी जानकारी होती है, लेकिन आजकल के व्हाट्सएप और इंटरनेट और कई अन्य जानकारियां सोशल मीडिया पर जो उपलब्ध हैं, उस पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि वो सबके अपने पर्सनल अनुभव हैं, सबका अपना अपना ज्ञान है। भोजन संबंधी किसी प्रकार की भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो कोई ऑथेंटिक है उसे उठाइए, किसी अच्छे लेखक को देखिए, स्वामी जी की बुक पढ़िए, और जो अपने इनके द्वारा लिखी गई है, जो अपने दूसरे हैं, जो अपने जड़ी बूटी और ज्ञान का सारी जानकारी आचार्य बालकृष्ण जी की, जो हम तो शुरू से उन्हीं बुक को ही रिफर करते आए, जब पढ़ रहे थे तब से। आप उन बुक को देखिए, और बाकी इसके अलावा कहीं भी कोई भोजन संबंधी जानकारी मिले तो बिल्कुल भी उसे धारण नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें उनके अपने पर्सनल अनुभव हैं। पर्सनल अनुभव एक अलग चीज होती है, जिसमें कि उनके अपने शरीर की उन्हें जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो वात अफेक्टेड है, पित्त है, कफ है, उन्हें कोई चीज फायदा किया मतलब मुझे भी करेगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के लिए पथ्य अलग है और दूसरे व्यक्ति के लिए पथ्य अलग है। यही आज के भोजन का इसका टॉपिक है कि पथ्य अपथ्य। तो पथ्य क्या होता है? ऐसा आहार जो शरीर से धातुओं का निर्माण करे और सम अवस्था में उस धातु को बनाए रखे और संतुलित करे, ऐसा आहार हितकर आहार होता है, जिसे हम पथ्य कहते हैं। और ऐसा आहार जिसमें कुछ ऐसे भोजन तत्वों का निर्माण हो जो आपके लिए अहितकर है, वो अपथ्य कहलाता है।
बहुत सिंपल है, हर भोजन अच्छा होता है, हर भोजन से रस बनता है, हर भोजन से धातुओं का निर्माण होता है। जब तक आप बहुत ज्यादा विकारी वस्तुओं का सेवन नहीं कर रहे हैं या अज्ञानतावत किसी भी ऐसी वस्तुओं को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खा रहे हैं जिसका कि आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कि आपके भोजन में जो 3 मुख्य तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का एक अनुपात होता है जिसको 60-30 या 40-60 के अनुपात में रखा जाता है। मतलब 40 से 60% के लगभग आपका कार्बोहाइड्रेट अर्थात की रोटी, चावल, जिस भी अनाज है वो आएगा, और उसके अलावा बचा हुआ जो 40% मान के चले उसमें से 20 आपका आना चाहिए फैट और प्रोटीन। अब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसको देखकर दोनों फैट और प्रोटीन को आगे पीछे करा जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो ज्यादातर 50% से थोड़ा अधिक रखेंगे तो आप स्वस्थ रहते हैं। और उसके बाद अगर आपके शरीर में फैट कम है तो आप फैट की मात्रा को बढ़ा लीजिए। अगर आपका शरीर जीर्ण शीर्ण है, प्रोटीन की मात्रा कम है या मज्जा धातु कम है तो आप प्रोटीन की मात्रा के परसेंटेज को बढ़ा लीजिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम कभी कभी तो पूरे दिन कार्बोहाइड्रेट वाला ही खाना खाते हैं। सुबह बिस्किट खाया, दिन में रोटी खाई, शाम को ब्रेड खाया, सोते समय फिर इडली डोसा खा लिया। तो अब आपका 80 से 90% तक आप कार्बोहाइड्रेट या अन्न कर रहे हैं, और उसकी जो प्रोटीन वाला भाग है जैसे कि हम दाल है, दूध है, पनीर है, ये जो प्रोटीन वाला परसेंट है जो अपने आप कम हो जा रहा है। तो आपको हमेशा अपने 100% डाइट को ही फोकस करना होता है। तो हम क्या कह रहे थे, पथ्य और अपथ्य आहार प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग होता है। उसकी प्रकृति, उसके शरीर, उसकी आयु के हिसाब से किसी एक व्यक्ति के लिए जो पथ्य है वो दूसरे के लिए अपथ्य हो सकता है। अगर मेरे लिए कुछ, आपके लिए कुछ अपथ्य है, हो सकता है वो मेरे लिए पथ्य हो। ऐसी धातु, ऐसे भोजन जिसके द्वारा मेरे शरीर को ग्रोथ 20% प्रोटीन बताया और 50-60% कार्बोहाइड्रेट और 20% और क्या बताया, फैट बताया। आपके जो मेजर कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। उसमें से 50 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और जो बचा हुआ जो 40% आप ले रहे हैं उसको आप 30 या 10 कर लीजिए, या 20-20 सबसे बेस्ट होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, वजन ज्यादा नहीं है, तो 20-20% आप प्रोटीन और फैट की मात्रा रख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा 5 से 10% आप कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज 90% जा रही है और एक चीज 0 जा रही है, या एक 70 जा रही है और एक 30 जा रही है, तीसरा नहीं है, तो इस तरीके से भोजन को करेंगे तो वो अहितकर आपके लिए हो जाएगा। और ऐसा पथ्य हमें बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद हमारे धातुओं में कमी कर देता है। अगर जहां आपने फैट कौन से भोजन से मिलेगा? फैट मिलेगा घी, तेल, बटर, मूंगफली, बादाम, अखरोट, इनसे फैट मिलता है। और प्रोटीन हमें मिलता है दाल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा। अगर आप लोग लेते हो तो प्रोटीन की अधिकता होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है गेहूं, चावल, फ्रूट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कटकी, कनकी, ये सारी चीजें होती है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हमें जब भी आहार का सेवन करना है तो हमें ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार के अनाज की हमारे शरीर को जरूरत है। जो अभी आपने पहले पढ़ा धातु, तो आप उस चीज को फोकस करेंगे कि आपके शरीर में किस प्रकार की धातु की अधिकता है या कमी है। उसके अनुसार आप अपने लिए जो आहार है उसको आप स्वयं निर्धारित कर सकती हो कि ये मेरे लिए पथ्य है और ये मेरे लिए अपथ्य है। किसी भी प्रकार का केमिकल, ये सारी चीजें अपथ्य में आती हैं। दूध, दही, फल, सब्जी, ये सब पथ्य आहार हैं जो हमें सुखी, संतोष, खुशी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के अच्छे धातु बनाने में निर्माण भूमिका निभाते हैं। ये सारी चीजें हम ले सकते हैं किसी भी समय। अगर हम रोगी हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि फलों का प्रयोग करें, फाइबर वाली चीजों को लें, रेशेदार वस्तुएं खाएं, बाजार की वस्तुओं को न खाएं। ये सारी चीजें हमारे लिए अपथ्य कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति रोग का शिकार नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के भोजन को अगर समय पर खाता है तो वो कभी भी रोगी नहीं होता। समय का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है कि एक निश्चित समय आप बना के चले, जिसे कि हम टाइम टेबल कहते हैं। तो भी कभी कभी अगर अनिश्चित समय पर और गलत समय पर
अब अच्छे भोजन को भी खाएंगे तो वो आपके लिए अपथ्य हो सकता है। क्लियर हो रहा है? अब आप चलेंगे विशुद्ध आहार या हितकारी संयोग कैसे होते हैं। कभी कभी कितने भी प्रकार के भोजन होते हैं, अगर हमें किसी अन्य भोजन के साथ उसे मिला दिया जाता है तो वही शुद्ध आहार हमारे लिए विशुद्ध आहार भी बन जाता है। इसलिए ध्यान से आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप भोजन किस परिस्थिति में और किस जलवायु में कर रहे हैं। उसके अनेक प्रकार से हैं, जैसे देश, दृष्टि और जलवायु के अनुसार आपको सिलेक्शन करना है। आपकी अपनी इच्छा संतुष्टि के आधार पर आप ग्रहण कर सकते हैं। आपकी पाचक अग्नि की दृष्टि से आपको ग्रहण करना होता है। कई बार मात्रा की दृष्टि से भी कोई चीजें अशुद्ध और विशुद्ध आहार में आ जाती हैं, और दोष की दृष्टि से भी किसी को वात दोष है, वो पित्त वाले भोजन कर रहा है, कफ दोष है और कफ वाले भोजन कर रहा है, कफ की अधिकता है, तो वो सारी चीजों को ध्यान रख के भी हमें अपने भोजन का चुनाव करना है। शरीर की अवस्था के आधार पर अगर शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी है और हम चर्बी वाले भोजन खा रहे हैं तो ये हमारे शरीर को और भी ज्यादा मोटा बनाएगा और हमें लंबे समय पर हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भोजन का चुनाव करें, जलवायु, रुचि, हमारी इच्छा, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, उन सारी चीजों, हमारे संस्कार आदि को ध्यान में रखते हुए हमें उस भोजन का स्वीकार करना चाहिए। और किस स्थिति में वो बना है के साथ साथ आप उसे किस स्थिति में खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। उसे पथ्य और अपथ्य बनाने में बहुत प्रेम से बनाया गया भोजन भी अगर शुद्ध वातावरण में नहीं ग्रहण किया जा रहा है, वो भी हमारे लिए अंदर जाने के बाद एक विशुद्ध आहार का या अहितकारी आहार का काम करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भोजन बनाते समय, भोजन करते समय भी हमें अपने मन को संतुलित रखना है। जो भोजन बना रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जब भोजन बना रहे हैं तो हम ईश्वर की याद में बनाएं, अपने मन को खुश रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बहुत अच्छे शुभ और एकदम संतुष्ट वातावरण में खुश होकर बनाएंगे तो ऐसा भोजन आपके लिए जरूर से लाभदायक बनेगा, तृप्ति देगा, शांति देगा और खुशियां देगा। और साथ ही साथ ऐसे ही माहौल में उसे करा जाए। आजकल ज्यादातर टीवी और मोबाइल देखते हुए भोजन करा जाता है, वो बहुत ही उसको विशुद्ध आहार बनाता है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे होते हैं उसके बाद हमारी आंखों से वो ऊर्जा निकल के उस भोजन पे जाने लगती है। सामान्य भोजन भी अगर प्रसाद भी है, ईश्वरी याद में बना हुआ भोजन, तो अगर मंदिर से लाया हुआ भी है, अगर उसे भी बहुत देर तक खुला छोड़ देंगे तो वो प्रसाद फिर प्रसाद नहीं रहता। उसके अंदर प्रसाद, भोजन प्रसाद कब बनता है? अपनी वाइब्रेशन से, अपनी भावनाओं से। ऐसे जो भोजन आप बना रहे हैं वो भी आपकी भावनाओं से हमारे लिए हितकारी है। लेकिन जब हम टीवी आदि इस टाइप के प्रोग्राम देखते रहते हैं, मूवी देखते हैं या अन्य किसी वातावरण में उस भोजन को ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए सामान्यतः हितकर नहीं रहता। तभी देखा जाता है एक घर में अगर दो लोग खाना खाए होते हैं, एक दूसरे दिन बीमार पड़ता है और कहता है कि मैंने ये भोजन खाया था, मुझे इससे हुआ, दूसरे को कुछ भी नहीं होता। इसका सार यही है कि जिस वस्तु परिस्थिति में आप भोजन पका रहे हैं और जिस वस्तु और परिस्थिति और मन स्थिति में आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी उस भोजन के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है जिससे वो भोजन अपथ्य हो सकता है आपके लिए। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि भोजन बनाएं और खाएं खुशी और शांति के वातावरण में। और कई भोजन ऐसे होते हैं जिनका कि हमें कई चीजों में, जैसे कि दूध में नमक हो गया, सब्जियों में मलाई हो गई, ये विशुद्ध है, इसे क्रॉस न करें। कई प्रकार के मसाले होते हैं, खटाइयां होती हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें उस भोजन को बनाते समय उसमें मिलाया नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। घी, तेल, मक्खन, आजकल नए नए रिसर्च निकल रही है, घी में तेल मिलाते हैं लोग, कहीं घी डाला उसके ऊपर तेल डाल दिया, पहले घी में तेल में हलवा बनाया, ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दिया। इस तरीके से किसी भी 2 प्रकार के भोजन को, विरुद्ध भोजनों को हम न मिलाएं, क्योंकि सब भोजन के अपने अपने गुण होते हैं, उस गुण के अनुसार वो शरीर में अंदर जाकर फल देते हैं। इसलिए ध्यान रखा जाए कि जो भोजन आप खा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विशुद्ध आहार तो नहीं है। जिस भोजन को गर्म करके खाना है उसको गर्म करके खाना है, जिसे ठंडा करके खाना है उसको ठंडा करके खाना है। आजकल कई जगह पर देखा जाता है कि गरम गरम गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम डाल के खाई जाती है।
या रबड़ी डाल के खाई जाती है। तो ये दो विशुद्ध आहार हो गए, ये दोनों की प्रकृति अलग है। आप खाने के बाद इन चीजों के जो विरोधीपन है उससे आपके शरीर की धातुओं में और शरीर के अंदर ये फर्क दिखता है, जो बाद में आपको बहुत नुकसान करता है। तो प्लीज सही जानकारी लेकर सही स्थिति में अगर आप खाते हैं तो घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है। दाल चावल सब्जी रोटी वो किसी भी स्थिति में कभी भी नुकसान नहीं करता। तो जितना हो सके घर का खाना खाइए, स्वयं के हाथ का है तो और भी अच्छा है, और जो बना रहा है अगर वो शुद्ध और पवित्र है तो उसके हाथ का भी बहुत अच्छा है। और शुद्ध वातावरण में आप अगर खाना खाते हैं तो कभी भी ये भोजन कभी भी नुकसान नहीं करता। अब आपको इसमें से कुछ पूछना है तो कल हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सालय और रसोई घर हमारा औषधालय, ये 2 यूनिट आपकी कल रहेंगी। अभी आपके पास 5 से 7 मिनट है, आप कुछ भी पूछना चाहे भोजन और धातु के विषय में तो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी आप पूछ लीजिए। है बिल्कुल सिंपल कि आपको धातु के निर्माण कैसे होते हैं, धातु कैसे, एक भोजन कैसे धातु रस में कन्वर्ट हो जाता है। खाने को दाल दिख रही है लेकिन दाल खाने के बाद वो दाल का जब भोजन रस के रूप में जब वो इंटेस्टाइन के द्वारा अंदर को अवशोषित हो जाता है वो रस, तो वो रस फिर आगे जाता है आगे की क्रिया के लिए। और जिस भोजन रस या जिस प्रोटीन की हमें जरूरत है उसका रूप अंदर को बिल्कुल अलग है। जहां पर हमें वो यूज हो रहा है वहां उसका रूप अलग है। तो उस रूप परिवर्तन के बाद जो चीज बनती है वो धातु कहलाती है, क्योंकि उसी रूप में हमें चाहिए। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। अग्नि के कितने बतलाए थे, कितने प्रकार की अग्नि होती है? जठराग्नि, पंचाग्नि, हाँ, जठराग्नि और एक होती है, टोटल 13 अग्नियां होती है ना, लिखा आपने ये। एक तो पंच अग्नि और एक सप्त धातु अग्नि और एक जठराग्नि, 5 5 12 और एक 13। बहुत सिंपल है। अगर आप उसका नाम याद करना चाहें तो आप उनके नाम को, पंच महाभूत मतलब आप उसके जो 5 रूप को, वायु अग्नि इन सब चीजों को उसके साथ जोड़ दीजिए तो आपको वो याद हो जाएगा। पर आपके कोर्स में इतना नहीं है कि वो अग्नियां इतनी डीप में आपको पढ़ने का भी नहीं है। ये 7 धातुओं के नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। 7 धातु, रस धातु लिखिए, रक्त धातु, मज्जा धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, फिर मेद धातु। आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो जल्दी होगा, मैं आपको याद भी करा देती हूँ। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मैम इतने अच्छे ढंग से समझाया कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आपने, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। आपने सुख, एक मिनट दीदी, सुख बताई थी क्या आपने? क्या बताओ? शुक बताई थी क्या आपने लास्ट? हाँ जी जी, बिल्कुल सिंपल है। देखो, रस से प्लाज्मा बना, ब्लड का व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो भोजन बना रस, उससे प्लाज्मा बन गया, और उसके बाद जो दूसरा रक्त बन गया, व्हाइट ब्लड सेल के साथ रेड ब्लड सेल चाहिए तो रक्त बन गया। तीसरा वाला जब रक्त बन चुका है, वो रक्त बहेगा किसके अंदर? मांसपेशियों के अंदर बहेगा, तो मांस आ गया। अब वो मांसपेशियां किसके आधार से खड़ी रहेंगी? वहां पे हमें फैट चाहिए, खाली मांस नहीं हो सकता। अब जब फैट बन चुका है मतलब वहां पे हड्डी चाहिए आधार के लिए। अब हड्डी बन चुकी है तो हड्डी के अंदर लिक्विड चाहिए, तो बोन मेरो बन गया। अब ये पूरा शरीर बनने के बाद हमें आगे की तरफ एक नई शरीर के निर्माण के लिए आप सक्षम हो चुके हैं, तो आपका बन गया शुक्र, जो कि सीमन कहलाता है, जो पुरुष जनन अंग से निकलता है। ऐसे ही जो स्त्री से निकलता है वो भी शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं। तीनों ही क्रियाएं, प्रजनन, प्रजनन क्षमता और प्रजनन संबंधी ऊतक, ये सारे शुक्र धातु से बनते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी? जो मज्जा बताया वही बोन मेरो बताया? मज्जा बोन मेरो हुई, हाँ जी।
जिसे कि हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं, पर एक्चुअल में अस्थि अलग होती है, मज्जा अलग होती है, लेकिन हाँ उसके कंबाइंड रूप में हिंदी में अस्थि मज्जा ही कहा जाता है और वैसे मज्जा कहा जाता है आयुर्वेद में। मज्जा से तात्पर्य उस लिक्विड से है जो अस्थि के अंदर भरा होता है। दीदी, ओम दीदी, आप बता रहे थे कि जैसे जिस रस की आवश्यकता होती है जैसे बॉडी में, तो भोजन वो अपने रस को खुद बना लेता है। जी बिल्कुल, हाँ। तो फिर जैसे मतलब फिर कमजोरियां या कुछ कमियां क्यों हो जाती हैं? कमियां और कमजोरियां इसलिए हो जाती है क्योंकि रस बनने की प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है। उस प्रक्रिया को बनने के लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम की और कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है, जो इस कार्य को करने के लिए या तो प्रेरणा देते हैं या करने में सहायक होते हैं, जिसे हम हिंदी में उत्प्रेरण कहते हैं। अगर आपके में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किसी प्रकार की मिनरल और विटामिन कम है, तो वो वाला प्रोसेस वहां नहीं होगा। जैसे मैंने आटा लगा लिया, मेरे घर गैस भी है, ठीक है, मुझे रोटी मैं बना सकती हूँ क्योंकि गैस है। ये आटा मतलब आपका हो गया रस, अब बननी है वहां पे रोटी, लेकिन मेरे घर के गैस में सिलेंडर ही नहीं है, तो मैं कमजोर तो होंगी क्योंकि मुझे वो प्रोसेस में जो आवश्यक जो ब्रिज है वो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए कमी और कमजोरी आती है और उस धातु का निर्माण नहीं होता है। अगर किसी भी धातु की कोई कमी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका भोजन कहीं ना कहीं अशुद्ध है, उसमें वो चीजें नहीं आ रही है, संतुलित भोजन आप नहीं खा रहे हो। ठीक, और कुछ? तो आपने कार्बोहाइड्रेट बताया 50-60%, लेकिन सब लोग ये कहते हैं रोटी एक खाओ बस। हाँ, रोटी एक खाओ इसलिए कहते हैं, रोटी एक से तात्पर्य होता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी जानकारी होती है। एक रोटी से तात्पर्य होता है कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो कम कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि आपके शरीर में मेद धातु और मज्जा धातु की अधिकता हो चुकी है, आपका शरीर अब फूल भी चुका है, उसमें चर्बी भी आ गई है, आपका वजन भी बढ़ गया है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कम है। अब आप जब कार्बोहाइड्रेट रोटी के रूप में कम खाएंगे, लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, उसे हम कहते हैं सेलुलोज या रफेज या साग भाजी या फ्रूट्स, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक रोटी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट फलों से भी मिलता है कार्बन, और साग सब्जियों से रेशे के रूप में मिलता है, और रोटी के रूप में मिलता है, जो कि मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड होता है। तो इस रूप में रोटी वाला जो पार्ट है, जो शरीर का फैट या मज्जा का निर्माण कर रहा है, आपका वजन को बढ़ा रहा है, इसलिए कहते हैं रोटी कम खाओ, लेकिन सब्जी लो, सलाद लो, सूप पियो, दाल लो, इन सारी चीजों की बहुतायत से वो आपको कैलोरी भरपूर खाने को कह रहा है। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक रोटी और थोड़ी सब्जी से खा लिए, वो आपको कार्बोहाइड्रेट दूसरी चीजों से प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जो चीज आपके शरीर में अधिकता दिख रही होती है, इसलिए वो कहता है कट कर। ठीक है, सही है दीदी, बहुत अच्छा समझा दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, कल फिर मिलते हैं। ओम दीदी, ओम। मेरी आवाज आ रही है? हमारी दीदी भी जुड़ी हुई है, बड़ी दीदी जुड़ी है। ओम, हाँ ओम दीदी, बहुत दिन के बाद आपसे दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आने वाली थी मुझे जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण है, और जो वही व्यक्ति प्रस्तुतिकरण अच्छे से कर पाता है जिसको उस सब्जेक्ट की अपनी नॉलेज होती है। तो वास्तव में मैं आध घंटे से सुन रही थी, आदरणीय बहन रंजना जी ने मुझे कॉल किया तो मैं जुड़ी, कहीं और थी, वहां से आकर के मैंने सुना आपको। वास्तव में बहुत अच्छे तरीके, जिस तरह से इनको आवश्यकता है, क्योंकि हम योग शिक्षक हैं और योग शिक्षकों को अपना ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उनकी जितनी उनको आवश्यकता है
उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय बहन रंजना जी को, जो कि निरंतर अपना समय इस संगठन को दे रही हैं, समय, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ दे रही हैं। तो ऐसी संगठन आदरणीय बहन रंजना जी को भी मैं हृदय से प्रणाम और नमन करती हूँ। साथ ही हमारी जो योग साधक बहनें हैं वो भी तन्मयता के साथ सुन रही हैं, उनको समझ में आ रहा है, और जब सुनने वाले व्यक्ति को समझ में आता है तभी वो क्वेश्चन आंसर करता है। तो मैं उतनी देर से सुन रही थी, तो हमारी जो योग साधक बहनें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी बहुत, क्योंकि कहने वाले से सुनने वाला, उसकी ग्राह्यता कितनी, उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, वो उस पर निर्भर करता है। तो हमारी समस्त इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी बहनों को मैं महिला पतंजलि योग समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ कि आप इस संगठन से जुड़े, आप सेवाएं दे रहे हैं, और जो बहनें इस संगठन में जुड़ी हैं, सीखने के लिए जुड़ी हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन यही है कि जिस तरह से हमारी बहनें आपको सिखा रही हैं, बता रही हैं और आप सीख रही हैं, तो उसी तरह से आप जब हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीख करके एक अच्छी योग शिक्षक बनेगी, और एक योग शिक्षक अच्छी तभी बन सकती है जब आपने जो सीखा है उसको आप दूसरों में बांटेंगी, तो बांटने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए और सभी को मैं हृदय से प्रणाम और नमन करती हूँ। आदरणीय बहन रंजना जी को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ कि अपना पूरा समय इस संगठन को दे रही हैं, तो पुनः उनके पुरुषार्थ को नमन, वंदन, ओम, सभी को प्रणाम। ओम। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लग रहा है शांति पाठ करवा दिया जाए आदरणीय बहन रंजना जी, आदरणीय बहन उषा जी, जो कि बहुत अच्छे से सिखा रही थी, बता रही थी, उन्हीं से मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि वो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको सारी प्रक्रियाएं पता है। तो मैं आपसे ही निवेदन करूंगी कि